सिर्फ न्यूज़ बताता है, तोड़ मरोड़ करके आपको कोई भी न्यूज़ प्रेजेंट नहीं की जाती है। दूरदर्शन है एक जो रिलीवेंट न्यूज़ दिखाता है। इस मुकाम के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। भारत का विश्वास डीडी न्यूज़ के साथ। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सही और सटीक जानकारी है अहम। भ्रामक प्रचार को दूर करने और लोगों की शंकाओं के समाधान के लिए दूरदर्शन ला रहा है विशिष्ट डॉक्टरों की राय अपने डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हर रोज दोपहर 2 से 3 बजे डीडी न्यूज पर। अपने सवालों के लिए डायल करें 011-233-87-031। नमस्कार, डीडी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रबंधन के लिए शुरू किया गया कोविन पोर्टल अब ग्लोबल होने जा रहा है। इसके माध्यम से वैश्विक समुदाय के साथ अनुभव, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करेंगे। इसके साथ ही हम दुनिया में कोरोना को लेकर किए जा रहे कार्यों से भी अवगत हो सकेंगे। Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise, and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसलिए भारत ने तकनीकी रूप से संभव होते ही अपनी कोविड ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप को ओपन सोर्स कर दिया। इस प्रौद्योगिकी से कोरोना और इससे जुड़ी सभी चीजें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक परिवार माने जाने के संदेश पर जोर देते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन को ओपन सोर्स बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ये किसी भी और सभी देशों के लिए उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आज का कॉन्क्लेव इस मंच को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करने का पहला कदम है।
Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. देश से इतर अब दुनिया के लिए भी मददगार साबित होगा कोविन पोर्टल। अन्य खबरों में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में हंगामा करने के आरोप में सोमवार को भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये विधायक विभिन्न मामलों पर सदन में सरकार का विरोध कर रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ। विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को एक तरफा फैसला करार दिया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनके नाम है गिरीश महाजन, आशीष शेलार, संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, नारायण कूचे, अतुल भातखलकर, हरीश पिंपले, राजकुमार रावल, राम सातपुते, योगेश सागर, कीर्ति कुमार भंगडिया, आणीपराग अलवणी। मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने एक तरफा बात कही और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि 2 बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले और धन शोधन के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज तीसरी बार भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश नहीं हुए। देशमुख को इससे पहले 26 जून और 29 जून को निदेशालय में पेश होना था, लेकिन उनकी ओर से उनके वकील एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे, जबकि एजेंसी ने उन्हें निजी तौर पर पेश होने को कहा था। प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे उनके वकील ने आज मीडिया के समक्ष कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
देशमुख पर करोड़ों रुपए के धन शोधन का आरोप है और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में उनके सचिव संजीव पलांडे और सहयोगी कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल ये दोनों आरोपी 6 जुलाई तक निदेशालय की हिरासत में हैं। अनिल देशमुख के पेश नहीं होने से प्रवर्तन निदेशालय इन दोनों आरोपियों के साथ उनका आमना सामना नहीं करवा पाएगी। निदेशालय ने विशेष न्यायालय को पहले ही बताया है कि इन दोनों आरोपियों ने करोड़ों रुपए के धन शोधन की बात स्वीकार कर ली है। इधर दूसरी ओर अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी को लेकर देशमुख की याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला अभी भी सुरक्षित है। देशमुख ने सीबीआई से एफआईआर के कुछ हिस्से को मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसी एफआईआर की तर्ज पर प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। बात कोविड के खिलाफ जंग की। कोविड टीकों के उत्पादन में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टीकों के त्वरित परीक्षण या जारी करने से पूर्व उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में 2 टीका परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के सहयोग से बहुत ही कम समय में दोनों संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इन सुविधाओं से हर महीने लगभग 60 बच्चों के टीकों का परीक्षण करने की उम्मीद है। इससे टीका निर्माण और आपूर्ति में तेजी आएगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 39,796 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,82,071 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 42,352 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.11% हो गई है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.40% हो गई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की 14,81,583 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 35,28,92,046 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 15,22,504 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 41,97,77,457 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। अनलॉक के तहत देश के कई हिस्सों में कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में आज से कुछ और सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग जैसे कोविड नियमों का पालन कर दर्शकों को सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। सिनेमा घर के मालिकों का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ दर्शकों के लिए सिनेमा घर उपलब्ध होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना की समीक्षा करने के बाद राज्य में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया है। साथ ही राज्य में शिक्षण संस्थानों को भी 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। टीका प्राप्त आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान,